हाय सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं सौरमंडल। जो हमने कल वीडियो पढ़ाया था जियोग्राफी का, जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें कुछ बातें मैंने लिखी नहीं थी, सिर्फ समझाई थी। तो अब मैंने सोचा है कि समझाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अब दे नहीं पाएंगे, उससे कितना याद रखेंगे। तो मैंने सोचा है कि अब सभी पॉइंट को लिख करके अब आपको समझाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और जो वीडियो मैंने जो पढ़ाया है जियोग्राफी के जितने भी पार्ट्स होंगे, या हिस्ट्री के जो पार्ट्स होंगे, या पॉलिटी के जो पार्ट्स होंगे, तो जो हमारे इस वीडियो का टाइटल होता है उस टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे प्लेलिस्ट आ जाएगा, और उस प्लेलिस्ट में आप जा करके हमारे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो हम आते हैं आज के इस अपने इस श्रृंखला में। तो हमने अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सन के बारे में। सूर्य यानी कि सन, जिसे क्या कहा जाता है, सन। सन का जो एक एस्टिमेटेड जो एज माना गया है, एक आयु मानी गई कि इतने वर्ष, इतने करोड़, इतने अरब वर्ष तक ये सूर्य रहेगा। यानी माना गया है कितना, 4.5 अरब साल तक माना गया है कि इस सूर्य का जीवन काल है। इस जीवन का सूर्यकाल कितना है, 4.5 अरब साल। 4.5 अरब साल क्यों? क्योंकि इस पर जो हाइड्रोजन है, यानी कि इस पर जो नाभिकीय संलयन की भी क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन हमने बताया था कि जब दो प्रोटॉन, दो परमाणु जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। यानी दो परमाणुओं के जब नाभिक आपस में जुड़ते हैं उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो वो आधा उस पर का हाइड्रोजन लगभग खत्म हो चुका है और आधा बचा है। उनमें से 4.5 अरब वर्ष में से लगभग 2.5 अरब के आसपास सूर्य अपना जीवन गुजार चुका है। ठीक है। और फिर दूसरा है कि सूर्य का व्यास कितना है। व्यास समझते हैं, जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त का जो इसकी दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास। तो जो सूर्य का जो व्यास है ये लगभग पृथ्वी की अपेक्षा कितनी बड़ी है, 109 गुना। मतलब व्यास इसका 109 गुना बड़ा है। लेकिन अगर सूर्य का पूछेंगे पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो लगभग ये 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन अगर व्यास पूछा जाए कितना व्यास बड़ा है, यानी अगर देखेंगे तो सूर्य अपना पृथ्वी छोटा सा बहुत है, इतना छोटा सा इसका, तो उसके अपेक्षा इसका जो व्यास है कितना है, 109 गुना अधिक है पृथ्वी से। लेकिन अगर पूरा साइज देखेंगे तो 13 लाख गुना से भी बड़ा है। प्रकाश मंडल सूर्य का ऊपरी, एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश मंडल किसे कहते हैं। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो देखिए जो हमारा सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य का जो आंतरिक सतह होता है, उस जो बाहरी सतह होता है, इसका जो बाहरी सतह होता है जिसपे से प्रकाश उत्पन्न, हमें जो प्रकाश दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी कि उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। इसका जो रंग दिखाई देता है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। यानी कि फोटोस्फीयर के अंदर का जो भाग हमें जो रेड रेड दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, उससे हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। उसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। ये सूर्य है, सूर्य का जो लाल लाल भाग दिखाई देता है सुबह शाम उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, और जो चमकता हुआ दिखाई देता है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। और जो इसका बाहरी, एकदम बाहरी भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, इससे सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है कोरोना। तो जो ये कोरोना वायरस है, इसका नाम भी कोरोना इसीलिए रखा गया है क्योंकि सूर्य का जो बाहरी भाग है जिस तरीके से दिखाई देता है उसी प्रकार से कोरोना का जो देखेंगे, कोरोना जो वायरस है इसका जो इसके ऊपर देखेंगे तो स्पाइक दिखाई देते हैं, जो बाहरी इसमें बड़े स्पाइक दिखाई देते हैं वो सूर्य की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया, कोरोना रखा गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रकाश मंडल, ऊपरी सतह। सूर्य का जो ऊपरी सतह उसे कहते हैं फोटोस्फीयर, ये प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर दिखाई पड़ने वाला काला धब्बा क्या कहलाता है, सौर कलंक जिसे कहा जाता है, या सोलर स्पॉट। इंग्लिश में बोला जाता है इसे सोलर स्पॉट। यानी कि सूर्य के जिस हिस्से से, सूर्य का जो मैंने कहा फोटोस्फीयर होता है, जिस हिस्से से प्रकाश उत्पन्न नहीं हो पाता है, यानी वो वहाँ पर कुछ हल्का काला दिखाई देता है। यानी सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, यानी प्रकाश मंडल जो है, वहाँ पर कहीं पर सूर्य की प्रकाश थोड़ी कम होती है तो उस भाग को कहा जाता है, मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश ठीक से दिखाई नहीं देता वहाँ पर काले धब्बे की तरह दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है, सौर कलंक, या उसे कहा जाता है सन स्पॉट। इंग्लिश में कहा जाता है सन स्पॉट। ये एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर सौर ज्वाला किसे कहते हैं। सौर ज्वाला सूर्य से हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स, H2 के नाभिक जो होते हैं अंतरिक्ष में होने वाला, उसे क्या कहा जाता है, जो उत्सर्जन होता है उसे कहा जाता है सौर कलंक कहा जाता है। देखो
हमने बताया था कि जो हमारा सूर्य है इनमें हाइड्रोजन के दो नाभिक एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर पूछा जाए कि सूर्य जो है इनमें सबसे अधिक गैस कौन है, तो 71% कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है। 71% क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का जानते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो जब दो प्रोटॉन्स यानी दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो दोनों के नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो उससे जो कुछ प्रोटॉन्स उत्पन्न होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं, इस सूर्य से बाहर निकलने लगते हैं। तो जो अंतरिक्ष में वो प्रोटॉन्स जो बाहर निकल गए नाभिक से, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला। उसी को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। मतलब जो प्रोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और वही सौर ज्वाला, ये जो सौर ज्वाला है ये पृथ्वी के, ये सौर ज्वाला जो सूर्य से उत्पन्न हो रहा है, ये सौर ज्वाला पृथ्वी पर आने लगता है, मतलब पृथ्वी तक पहुंचता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल अगर आप देखेंगे तो 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, दूसरा कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरे को कहते हैं मेजोस्फीयर, और चौथा जो होता है इसको कहते हैं आयनोस्फीयर, या जिसे कहते हैं थर्मोस्फीयर। उस थर्मोस्फीयर में जब ये सौर ज्वाला जब आती है तो उसमें यहाँ आयन मिलता है हमारे आयन मंडल में, तो उससे टकराने के कारण चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब हमारे आयनोस्फीयर में आने के बाद इनके नाभिक और हमारे जो आयनोस्फीयर है उसमें आयन्स जब आपस में टकराते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे हमें रात को चमकता हुआ बादल दिखाई देता है। तो जो उत्तरी ध्रुव में वो बादल दिखाई देता है तो उसे हम लोग कहते हैं ओरोना बोरियोलिस। क्या बोलते हैं, ओरोला बोरियोलिस बोलते हैं। और जब वही बादल जो रात को चमकता हुआ बादल दक्षिण में दिखाई देता है तो उसका नाम रखा गया ओरोला आस्टियोलिस। उसका नाम क्या रखा गया, ओरोला आस्टियोलिस। तो ये पूछा जाता है ये जो बादल है का किस मंडल में दिखाई देते हैं, तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल में दिखाई देते हैं, जिसका नाम है ओरोला बोरियोलिस और ओरोला आस्टियोलिस। तो ये याद रहे आपको। फिर आता है सौर पवन। तो सूर्य पे ये जो पवन उत्पन्न होती है, मतलब ये जो यहाँ से जो ये प्रोटॉन उत्पन्न हो रहे हैं, इसके कारण जो पृथ्वी पे आती है ये लहरें, ये जो लहर आ रही हैं प्रोटॉन्स नाभिक की, इसी को सौर पवन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सौर पवन। इसके वजह से हमारे पृथ्वी पर बहुत सी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितनी भी कई उपकरण होते हैं वो खराब होने लगते हैं, तो सौर पवन के कारण होते हैं, या सोलर वाइंड जिसे कहा जाता है। फिर ये तो सूर्य के बारे में कुछ बात पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम लोग आते हैं ग्रह पे, सीधे आते हैं किस पर, ग्रह पे। तो हमने बताया था कि कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। हमने 8 ग्रहों को बांटा था 2 भागों में, एक कुछ को आंतरिक ग्रह और कुछ को बाह्य ग्रह के रूप में बांटा था। तो जो आंतरिक ग्रह हैं उनमें से एक है बुध, फिर एक है शुक्र, और एक है पृथ्वी, और एक कौन है, मंगल। ये चारों जो होते हैं ये आंतरिक ग्रह होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह किसे कहते हैं तो बताएंगे कि ये तो सूर्य से उत्पन्न हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बफन साहब ने बताया था कि किस तरीके से सूर्य से उत्पन्न हुआ था ये हमारा पृथ्वी। और ये पृथ्वी उत्पन्न, अब जो इसमें से जो ग्रह है, ग्रह का मतलब होता है कि जो सूर्य का क्या करे, चक्कर लगाए, और एक बड़ा पिंड होना चाहिए, सूर्य का चक्कर लगा लेकिन एक निश्चित पाथ पर, जिससे कहते हैं आर्बिट। तो जिस मार्ग से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस मार्ग को क्या कहा जाता है, आर्बिट कहा जाता है। ठीक है, उसको हमने बताया था, अगर न समझे तो पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध। क्या है, बुध। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। अगर आपसे पूछा जाए परिभ्रमण काल कितना है, परिभ्रमण का मतलब होता है कि जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो पहले एक चक्कर तो लगा रहा है लेकिन अपनी ही धुरी पर चक्कर भी तो लगा रहा है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाते लगाते क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अपनी ही धुरी में एक चक्कर जो लगाता है वो हमारे पृथ्वी के हिसाब से देखे तो कितने दिन में चक्कर लगाता है, 59 दिन में। यानी शुक्र बुध अपनी ही दूरी पे जो चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है, 59 दिन में। हमारा पृथ्वी कितने दिन में लगाता है, तो 24 घंटे में। मतलब अगर आप देखें तो पृथ्वी पे एक दिन और एक रात कितने दिन में होगा, तो 59 दिन में होगा, क्योंकि चक्कर लगा रहा है तो एक तरफ प्रकाश पड़ेगी, एक तरफ प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जिस तरफ प्रकाश पड़ेगा वहाँ दिन, जिस तरफ प्रकाश नहीं पड़ेगा वो रात। तो वहाँ पर 59 दिनों के बराबर एक दिन और एक रात होती है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सोने के लिए काफ़ी लंबा समय मिलेगा और खेलने के लिए दिन बहुत लंबा मिलेगा। सूर्य के नज़दीक सबसे छोटा है ये। अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है तो वो कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध, यानी मरकरी है, मरकरी है।
और यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो बुध पे अगर कोई सोचे कि जाकर के अपना जीवन यापन कर ले तो नहीं, सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये वायुमंडल रहित है, मतलब यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। क्यों वायुमंडल नहीं है? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, यहाँ पर प्रकाश अत्यधिक पड़ता है, जिसके कारण यहाँ से वायु क्या होती है, बहुत ही यहाँ के वायुमंडल से बाहर निकल जाती है। जो तो बुध एक छोटा ग्रह है तो इसका ग्रेविटी पावर भी कम है। ग्रेविटी पावर कम होने से वो अपने वायुमंडल को क्या करता है, रोक भी नहीं पाता, और प्रकाश का तापमान इतना अधिक होता है कि यहाँ की हवा एकदम ज़्यादा हल्की हो जाती है, तो तेजी से वहाँ के वायुमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो वायुमंडल रहित आपसे पूछा जाए, मतलब जिस ऐसा ग्रह जिस पर वायुमंडल नहीं है, तो वो है बुध। फिर परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है कोई पिंड जब सूर्य का चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाए तो कहेंगे परिभ्रमण। इसे परिभ्रमण को हिंदी में कहते हैं रोटेशन। परिभ्रमण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोटेशन। और जब सूर्य का चक्कर लगाएं एक पाथ पर, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। उसे क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो रिवोल्यूशन जो होता है कितने दिनों में पूरा करता है, एक चक्कर लगाता है तो 88 दिन में। जैसे हमारा पृथ्वी कितने दिन में लगाता है, 365 दिन 6 घंटे में। 365 दिन 48 घंटे ऐसे कुछ मिनट है, लेकिन हम लोग मोटे तौर पे किससे कहते हैं, 365 दिन में लगाते हैं। तो ये कितने दिन में, 88 दिनों में। मतलब इसका एक वर्ष कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 88 दिनों में। एक वर्ष कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 88 दिनों में। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको परिक्रमण और परिभ्रमण में दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो परिभ्रमण को ही घूर्णन कहते हैं। परिभ्रमण को ही क्या कहते हैं, घूर्णन। अपनी धुरी पर भ्रमण करना, अपनी ही धुरी पर भ्रमण करना, यानी जिसे घूर्णन भी कहा जाता है। परिक्रमण जैसे आपने मंदिरों में सुना ना कि परिक्रमा करना, मतलब उसके चारों तरफ अपनी ही धुरी पर अगर घूम रहे हैं तो क्या कहेंगे, परिभ्रमण। तो इसके पास उपग्रह कितने हैं, तो उपग्रह इसके पास एक भी नहीं है। मतलब अगर आप जाएंगे बुध ग्रह पर तो रात हो जाएगा, आपको एक भी रात को चांद दिखाई नहीं देगा। उपग्रह जो रात को चमकते हैं प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से, तो एक भी उपग्रह आपको नहीं चमकेगा। एक तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और एक शुक्र के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। फिर अगर पूछी जाए कि दूरी कितनी है, तो 58 मिलियन। कितना दूर है भाई, 58 मिलियन। सोचिए हम लोग 148 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को कितनी तेज गर्मी पड़ती है। ये तो 58 मिलियन है, यहाँ इतना पास है, तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं शुक्र ग्रह पे। किस पर आते हैं, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह को कहते हैं वीनस। क्या बोलते हैं, वीनस। इसका परिभ्रमण काल, मतलब अपनी ही धुरी पर कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, तो 257 दिन में। मतलब एक दिन और रात कितने समय में होगा, 257 दिनों का। एक दिन और एक रात कितने में होगा, 257 दिन का। परिक्रमण यानी कि सूर्य का चक्कर देखो 224.7 दिन में ही लगा लेता है, मतलब एक साल इसका 224.7 दिन में ही हो जाता है। लेकिन इसका परिभ्रमण अपनी धुरी पर चक्कर एक दिन और रात कितने दिन में होगा, 257, पृथ्वी के दिन के हिसाब से बराबर बताया गया है ये। तो परिक्रमण 224.7 और परिभ्रमण 257 दिन का। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है, ग्रह है। पृथ्वी से अगर पूछा जाए कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र, न कि मंगल। पृथ्वी से सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। पृथ्वी की क्या कहा जाता है, इसे बहन। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, कही जाती है। फिर सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगर आपने सुकवा और सुकिया शब्द सुना होगा, गांव में एक पहले कहानी चलती थी कि सुकवा सुकिया आपस में कभी नहीं मिल सकते, या भोर जब होता था तो इसी शुक्र ग्रह को ही देखकर शाम और सुबह का क्या करते थे, अनुमान लगाते थे। ये बहुत ही चमकीला ग्रह दिखाई देता, बहुत ही चमकीला तारे की तरह दिखाई देता, जबकि वो तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। यहाँ के जो वायुमंडल है, यहाँ के वायुमंडल में 97% जो होता है वो कौन सा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का कैसी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करने वाली है। प्रकाश के कणों को अत्यधिक रोकने वाला है। प्रकाश के जो कण आएंगे पृथ्वी की सतह से टकराकर जब वायुमंडल में वापस अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है उन्हें रोक लेती है। जब उन्हें रोक लेंगी तो इसका मतलब है कि सतह का वहाँ के वायुमंडल का तापमान बढ़ा देंगे। जब वहाँ के वायुमंडल का तापमान बढ़ा देंगी, तो इसलिए शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक गर्म है। तो सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन सबसे गर्म अगर पूछा जाए ग्रह कौन सा है, तो कौन है, शुक्र है। इसका तापमान कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस जब गर्मी का मई जून का महीना आता है तो हम लोग घर में से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस जब भी बढ़ता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 10 गुना गर्मी बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का बढ़ना मतलब 10 गुना गर्मी का बढ़ जाना। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा तापमान, 400 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर जाने के बाद तो खाना पीना पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही पक जाएंगे सब, आप ही पक जाएंगे, खाना पीना की तो बात ही छोड़ो।
तो इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस इसके सतह का तापमान है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने इस पृथ्वी पर। भाई हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वीवासी हैं, तो पृथ्वी के बारे में भी तो पढ़ना जरूरी है। इसे कहते हैं अर्थ। क्या बोलेंगे? अर्थ। तो सबसे नज़दीक सूर्य के जो था, सूर्य का सबसे नज़दीक बुध था, फिर शुक्र, अब तीसरा जो सबसे नज़दीक है उसका नाम है पृथ्वी। इसका जो परिभ्रमण काल है, यानी अपनी ही धुरी पर जो चक्कर लगाता है वो कितने घंटे में लगाता है? 24 घंटे में। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं एक दिन और एक रात, मतलब 12 घंटे दिन 12 घंटे रात हो जाते हैं 24 घंटे में। शुक्र पर यही 257 और यही बुध पे 59 दिन का, यहाँ पर 24 घंटे का। इसका परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में। 6 घंटे में, तो मोटे तौर पे 6 घंटे लिया जाता है, ऐसे बाकी 365 दिन 6 घंटे में नहीं है, 5 घंटे 48 मिनट है, लेकिन मोटे तौर पे कह दिया जाता है 6 घंटे में। सूर्य से दूरी कितनी है? सूर्य से दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब अगर देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 15 करोड़। 1 करोड़ बराबर 15 लाख, 10 लाख होता है, तो 150 मिलियन है, तो इसका मतलब 15 करोड़। ये एक चीज़ याद रखना कि जब ये सूर्य है और ये मान लो पृथ्वी है, जो सबसे नज़दीक होगा, एक समय आता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, उसको हम लोग कहते हैं उपसौर। जब सबसे नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर। तो उस वक्त जो दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर दूर। और एक समय आता है जब सूर्य से पृथ्वी सबसे दूर होता है, वो जब होता है 152 किलोमीटर दूर होता है। कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इसे कहा जाता है अपसौर। उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। तो ये औसतन जो निकाली जाती है कि कितनी दूरी है पृथ्वी के सूर्य से, तो वो है 149। 150 ना कह के कितना माना जाता है? 149 मिलियन किलोमीटर दूर माना जाता है। ठीक है, मतलब 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर, 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है। औसतन घनत्व कितना है भाई पृथ्वी का? तो 5.52। औसतन कितना है? 5.5। घनत्व समझते हैं? घनत्व का मतलब होता है कि अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई, वर्ग समझते हैं ना? वर्ग मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अगर इन 8 ग्रहों में से तुम 8 में से उतनी ही ऊंचाई की, उतनी एक समान लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की लेकर के आएंगे, कोई पिंड लेकर के आएंगे उतने ही बराबर का, तो इन आठों में इनका भार नापा जाएगा, तो वो निकलता है, तो हमारे पृथ्वी का 5.52 किलोग्राम आएगा, 5.52 ग्राम आएगा, 5.52 ग्राम। तो सबसे अधिक भार इसमें जो हमारे किसका है? अर्थ का है। किसका है? अर्थ का है। अगर पूछा जाए कि आपसे सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो वो है अर्थ का। ठीक है, किसका है? अर्थ का है। ये याद रखना कि अगर शनि ग्रह को लिया करके हमारे महासागरों में तुम फेंक दो, तो हमारा शनि ग्रह जो है वो हमारे महासागरों में डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ही कम है। जो आंतरिक ग्रह है इनका घनत्व तो ज्यादा है। जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह जो वो मंगल ग्रह के बाद जो चारों पड़ते हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। उनके घनत्व तो इन अंदर के चारों ग्रहों से क्या है? कम है। क्योंकि मैंने कहा था कि जब सूर्य से जब वो अलग हुए थे, सब टूट करके अलग हुए थे, छिटक करके, तो जो जिनका घनत्व तो अधिक है वो पास में गिरेगा, जिनका घनत्व तो कम है वो दूर गिरेगा। ठीक है, तो शनि ग्रह को अगर महासागरों में फेंक दोगे तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। तो औसतन घनत्व कितना है? 5.52 है। फिर अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव मतलब पृथ्वी जो है अपने जिस अक्ष पे चक्कर लगा रही है उसी अक्ष पे क्या हुई है? झुकी हुई है। तो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अगर देखेंगे तो कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। कौन? हमारा अर्थ, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। अक्षीय झुकाव पूछता है। ठीक है, अच्छी झुकाव पूछता है। फिर उपग्रहों का संख्या। उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के पास कितने हैं? 1 है। कितने हैं? 1 है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। इसे नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? जल की मात्रा अत्यधिक है। जल की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी जल पे पड़ता है, तो जल के अंदर जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उनमें से जानते हैं कि सबसे अधिक प्रकीर्णन वैज्ञानिक होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन जो नीले कलर को होता है, नीले कलर का प्रकीर्णन जल में सबसे अधिक होता है।
मतलब वैज्ञानिक सबसे अधिक होता है, लेकिन मात्रा किसकी अधिक होती है? नीले की। इसलिए पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको पृथ्वी नीला दिखाई देगा, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट्स भी कहा जाता है या नीला ग्रह भी कहा जाता है। फिर लास्ट आता है जिसे कहते हैं मंगल। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्स। क्या कहते हैं? मार्स या मंगल। इसका जो परिभ्रमण है, यानी अपनी ही दूरी पे जो ये चक्कर लगाता है, कितने समय में लगाता है? 24.6 घंटे में। मतलब हमारे पृथ्वी के लगभग बराबर समय में ये भी चक्कर लगाता है। तो और परिक्रमण कितना है? 687 दिन में। मतलब यहाँ पर एक वर्ष जो होता है वो कितने दिन में होता है? 687 दिनों में एक वर्ष होता है। जो पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगाते हैं हम कहते हैं एक साल। ये कितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का? 687 दिन में। क्योंकि जो सूर्य से पृथ्वी के बाद ये पड़ता है, तो जैसे मान लो कि ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये मंगल है। अब ये जो एरिया था ये कम एरिया में चक्कर लगा रहा था, ये इतना एरिया था, इसका एरिया और बढ़ गया। अब ये जो है इसका एरिया और बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि और दिन में चक्कर लगाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो चक्कर है, यानी परिक्रमण जिसे कहते हैं रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता। 687 दिनों में चक्कर लगाता है। इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? यहाँ पर लौह ऑक्साइड के कारण हमें ये कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। फिर एक मैंने जो बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए कि इस हमारे यूनिवर्स में अभी तक जितने खोज हुए हैं, जितने रिसर्च हुए हैं, हमारे यूनिवर्स में जो सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा पर्वत है वो किस ग्रह पे मिलता है? तो मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। जो निक्स ओलंपिया अगर पूछी जाए कि हमारे एवरेस्ट से कितना, जैसे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? एवरेस्ट। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई है। मतलब जो एवरेस्ट है 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर है। अगर निक्स ओलंपिया की ऊंचाई देखेंगे तो कितना है? लगभग 27 किलोमीटर है। लगभग 27 किलोमीटर ऊंचाई है। उपग्रह, इसके पास उपग्रह कितने हैं? 2। इसका उपग्रह बहुत बार पूछा है। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। तो ये कुछ बातें थी जिसको हमने समझाया। तो बस आज इतना ही करते हैं। तो अब हम लोग अभी जो ये 4 ग्रह हमने बताया, अभी बचे हुए हैं 4 ग्रह। इन 4 ग्रहों को हम जब खत्म कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि जो सौर प्रणाली है या सोलर सिस्टम है उसका लगभग सभी वीडियो समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड का मैपिंग, फिर देखेंगे पूरी दुनिया के देशों को कि कौन सा देश कहाँ उपस्थित है और उनकी विशेषताओं को भी समझेंगे। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।